नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी और मैं हूं आपके साथ विकास द्विवेदी। 5 शहर 5 खबर। जी हां, हर रोज हम आपके लिए मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से 5 शहरों की 5 बड़ी खबरें लेकर के आते हैं। आज हम आपको मध्य प्रदेश से जुड़ी 5 खबरें दिखाएंगे। सबसे पहले बात करेंगे विभागों के बंटवारे की। शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार होने के बाद अब मंत्रियों को विभागों का इंतजार है। तो वहीं कोरोना के बढ़ते कहर के चलते मध्य प्रदेश एक बार फिर लॉकडाउन की तरफ अपने कदम बढ़ा रहा है। वहीं एनकाउंटर के बाद अब गैंगस्टर विकास दुबे की संपत्ति और उसके करीबियों पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। इसके अलावा आलोट की शेरपुर ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार की हदें पार हो रही हैं। वहीं टीकमगढ़ में आदिवासी महिलाएं लकड़ियां बेचकर अपना जीवन गुजारने को मजबूर हैं। इन 5 खबरों को हम पूरे विश्लेषण के साथ आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे विभागों के बंटवारे की। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब मंत्रियों को विभागों का इंतजार है, लेकिन यह इंतजार एक एक दिन कर लगातार बढ़ता जा रहा है। विभागों के बंटवारे को लेकर अब तक संशय बना हुआ है। अटकलें लगाई जा रही थी कि जल्द ही मंत्रियों को उनका काम सौंपा जाएगा, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन इस बीच जो खबर निकल करके सामने आ रही है वह खुशखबरी देने वाली है। जी हां, सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और सिंधिया के बीच आखिरी दौर की बातचीत हो गई है, जिस पर सहमति बन गई है, जिसके बाद अब विभागों के बंटवारे के लिए इंतजार जल्द खत्म हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में सिंधिया को मनाने के बाद विभागों के बंटवारे के लिए प्रदेश नेतृत्व को अधिकृत कर दिया गया है। खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है हमारे विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता। उनसे जान लेते हैं कि क्या कुछ शिवराज मंत्रिमंडल के विभाग बंटवारे को लेकर अटकलें जो लगाई जा रही हैं, जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही हैं, उनमें कहां तक सच्चाई है और क्या कुछ अपडेट्स उनके पास हैं। वैभव, जिस तरह की खबरें निकल करके आ रही हैं, मध्य प्रदेश की सियासत में तमाम तरह की बातें हो रही थी कि सहमति नहीं बन पा रही है, मलाईदार विभागों की भी चर्चा हुई और इस दौरान कई बातें ऐसी निकल करके आई, तो क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल विकास, तस्वीर अब साफ हो रही है धीरे धीरे। कल राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की लंबी बातचीत हुई, क्योंकि अब तो विपक्ष भी लगातार आरोप लगा रहा, बीजेपी के अंदर खाने से भी कहीं ना कहीं आवाज बुलंद हो रही है कि क्यों अब तक मंत्रियों के बीच में विभागों का बंटवारा नहीं हो पाया। और ऐसा कम ही होता है विकास की 10 दिन लगभग बीतने को है, लेकिन अब तक मंत्री पद की शपथ तो विधायक ले चुके हैं, लेकिन वो विधायक काम क्या करेंगे? फिलहाल तो मुख्यमंत्री के रूप में शिवराज सिंह चौहान ही सभी विभागों का प्रभार संभाले हुए हैं, तो सवाल तमाम तरह के खड़े हो रहे थे। और बीच में हमने ये भी खबरें सुनी थी, सूत्रों से जो खबरें मिली थी कि राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने समर्थकों को बड़े बड़े विभाग दिलवाना चाहते हैं, चाहे वो आबकारी हो, वाणिज्य कर विभाग हो, परिवहन हो, राजस्व हो, और इसके साथ ही महिला एवं बाल विकास विभाग। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी यही चाहते हैं कि कम से कम कुछ तो बड़े विभाग उनके समर्थकों के पास, उनके मंत्रियों के पास भी रहें। तो बिल्कुल खबर यही है कि अब एक तरह से जो सस्पेंस था वो खत्म होने वाला है और अब प्रदेश नेतृत्व के पास इस बात की जिम्मेदारी है कि कौन से मंत्रियों को कौन से विभाग देने हैं। हालांकि सिंधिया समर्थकों को बड़े विभाग दिए जाएंगे, बिल्कुल स्पष्ट है, लेकिन कुछ बड़े विभाग शिवराज कैबिनेट की जो शिवराज समर्थक मंत्री उनके पास भी रहेंगे। और लंबे समय से इस बात को लेकर सस्पेंस था कि कब होगा। और फिलहाल तो हालांकि आज ऐसी खबर आई है कि आज शाम, देर शाम तक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उस सूची को सार्वजनिक कर सकते हैं जिसमें मंत्रियों के पास कौन से विभाग रहेंगे, इसका ब्यौरा रहेगा। और लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं। कल भी हमने ऐसा सुना था कि शिवराज सिंह चौहान घोषणा कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कौन से विभाग कौन सा मंत्री संभालेगा, लेकिन कल नहीं हो पाया। इसलिए जेपी नड्डा से देर शाम तक और लंबी बातचीत हुई है ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ, क्योंकि अब इस सस्पेंस को खत्म बीजेपी भी करना चाहती है, क्योंकि बीजेपी में भी असंतुष्टि का भाव लगातार पनपता जा रहा है। विपक्ष तो आरोप लगा ही रहा है। कल कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी यही कहा कि ये 2 बिल्लियों की आपस की लड़ाई के चलते मध्य प्रदेश का जो विकास है वो नहीं हो पा रहा है, मध्य प्रदेश गर्त की ओर आगे बढ़ता जा रहा है। तो तमाम तरह के आरोप अब विपक्ष भी लगा रहा है। और वैभव, इसके साथ ही एक चीज और भी निकल करके सामने आई थी बीच में जो बयान नेताओं के निकल करके आए थे कि जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि उनका रवैया बड़ा अड़ियल माना जाता है और जो वो चाहते हैं वो करके ही दम लेते हैं,
तो जिस तरह से मंत्रिमंडल विस्तार के समय उनका देखने को मिला, ऐसा ही विभाग बंटवारे के समय भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि महाराज मान नहीं रहे हैं, कोई समझौता नहीं करना चाहते हैं। क्या कहेंगे? बिल्कुल, महाराज अगर मान गए होते विकास तो अब तक विभाग बट भी गए होते, लेकिन महाराज अपने समर्थकों को बड़े बड़े विभाग दिलवाना चाहते हैं, क्योंकि जल्द ही सितंबर महीने में ऐसा संभावित है विकास, हालांकि कंफर्म कुछ भी नहीं है कि मध्य प्रदेश में 24 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो सकते हैं। ऐसे में महाराज चाहते हैं कि जब उनके समर्थक चुनावी समर में उतरे तो कम से कम उनके पास कहने के लिए तो रहे क्यों उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़कर क्यों वो बीजेपी में शामिल हुए, और अगर चुनाव के बाद भी ये तय हो पाएगा कि वो विधायक रहेंगे कि नहीं रहेंगे, अगर जीतते हैं तो फिर वापस वो मंत्री बने रहेंगे। लेकिन सिंधिया यही चाहते थे कि कम से कम ग्वालियर चंबल संभाग के जो 16 सीटें हैं वहां पर जो समर्थक हैं उनको मंत्री बनाया जाए, और अगर मंत्री नहीं भी बनाया जाता है विकास तो कम से कम उनको जो मंडल और निगम होते हैं उसमें राज्य मंत्री का प्रभार दिया जाए। तो सिंधिया यही चाहते थे कि उनकी वजनदारी कायम रहे, लेकिन अब बीजेपी में भी है, बीजेपी के आला नेता भी यही चाहते हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी यही चाहते हैं कि उनके समर्थकों को पास भी कुछ बड़े विभाग रहें ताकि उनको काम करने में किसी तरह की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो जो सस्पेंस है अब सस्पेंस लगभग खत्म होने को है, जल्द ही हम देखेंगे कि मंत्री के बीच में विभागों का बंटवारा आज देर शाम तक या कल हो सकता है। वैभव, एक सवाल और यहाँ पर निकल करके सामने आता है, एक छोटा सा सवाल है कि पहला जो असंतोष है वो विस्तार के समय देखने को मिला था। काफी नेताओं ने अपनी अपनी बात रखी थी, बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं जैसे उमा भारती तक का बयान सामने आया था, पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनका बयान आया था असंतोष को लेकर के। अब जबकि विभाग का बंटवारा होगा उसके बाद भी ऐसा ही कोई असंतोष दोबारा बीजेपी के नेताओं में देखने को मिल सकता है? हाँ, बिल्कुल असंतोष देखने को मिलेगा, क्योंकि वरिष्ठ विधायक हैं जो लंबे समय से बीजेपी के लिए काम कर रही हैं और उनको ही मंत्री नहीं बनाया गया था। हमने देखा था कि रामपाल सिंह, राजेंद्र शुक्ल जो कि शिवराज सरकार में हमेशा ही मंत्री रहे, उनको मंत्री पद नहीं दिया गया। अजय बिश्नोई ने भी सवाल खड़े किए थे। तो जब मंत्रिमंडल का जो विभाग का बंटवारा किया जाएगा तब भी असंतोष जरूर सामने आएगा, क्योंकि जो केंद्रीय नेतृत्व है और जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी मांग को लेकर अड़े हुए हैं, तो ये बिल्कुल तय माना जा रहा है कि उनके समर्थकों को बड़े विभाग दिए जाएंगे। ऐसे में बीजेपी के जो वरिष्ठ और कद्दावर नेता है उनके बीच में किस तरह से सामंजस्य बीजेपी रख पाती है देखने वाली बात है, और उनके बीच में सामंजस्य नहीं होता है तो कहीं ना कहीं असंतुष्टि का भाव भी लगातार बढ़ता जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये खबर मध्य प्रदेश की सियासत में इन दिनों गर्म है, लगातार विभागों के बंटवारे को लेकर तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं। अब देखना ये होगा कि कब तक विभागों के बंटवारे का इंतजार जो रोजाना हो रहा है आज शाम तक होने की खबर मिल रही है, क्या कुछ आगे आज शाम तक देखने को मिलता है। फिलहाल हम बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए एक बार फिर मध्य प्रदेश लॉकडाउन की तरफ अपने कदम बढ़ा रहा है। राजधानी भोपाल में 31 जुलाई तक हर रविवार कर्फ्यू लगेगा। इस दौरान सभी बाजार, कार्यालय, प्रतिष्ठान पूरी तरह बंद रहेंगे। लोगों के घर से निकलने पर भी पाबंदी रहेगी। उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं मिल्क पार्लर, मेडिकल स्टोर, अस्पताल, इमरजेंसी सर्विस पहले जैसी सुचारू रहेगी। भोपाल के इब्राहिमगंज में कोरोना का ज्यादा संक्रमण होने के कारण 12 से 19 जुलाई तक टोटल लॉकडाउन रहेगा। वहीं इंदौर में भी रविवार को शहर पूरी तरह बंद रहेगा। ग्वालियर में भी रविवार को लॉकडाउन रहेगा। मंदसौर में 13 जुलाई की सुबह तक लॉकडाउन रहेगा। उधर टीकमगढ़ में भी 3-3 दिनों का लॉकडाउन शुरू हो गया है। निवाड़ी जिला 11 और 12 जुलाई को बंद रहेगा। महाराष्ट्र से लगे बुरहानपुर की सीमा भी सील कर दी गई है। वहीं शिवपुरी में 7 दिन का लॉकडाउन चल रहा है जो रविवार तक प्रभावी रहेगा। वहीं भिंड में सोमवार तक लॉकडाउन रहेगा। मुरैना में टोटल लॉकडाउन रहेगा। वहीं छतरपुर में भी 3 दिन का टोटल लॉकडाउन रहेगा। कोरोना के लिए किल कोरोना अभियान चल रहा है। किल कोरोना अभियान में हम खोज के लोगों को निकाल रहे हैं। ये अभियान पूर्ण हो जाए तो फैलने का डर समाप्त, पूरे देश में या पूरे विश्व में कोरोना अपने पैर पसार रहा है। हम मध्य प्रदेश को उससे बचाना चाहते हैं। यही कारण है कि आप देखेंगे कि मौत जो है, डेथ एक भी हो तो दुखद होती है, लेकिन कल सिर्फ 2-3 में ही सिमट के हमने उसको कर दिया है। तो इसलिए वो संडे का उसका ऑफ करने का विचार है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं हमारे विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता। उनसे जान लेते हैं कि क्या कुछ अपडेट्स पूरे मामले को लेकर के उनके पास हैं। वैभव, जिस तरह से स्थितियां बीच में सरकार के द्वारा बताई गई और आंकड़े भी दिखाई दे रहे थे कि स्थिति अब नियंत्रित है और मध्य प्रदेश सहित पूरा भारत जो है वो अनलॉक की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन इसमें जो
तथ्य और आंकड़े अभी मिल रहे हैं फिलहाल, उनको देखते हुए लगता है कि अब दोबारा लॉकडाउन करने की आवश्यकता होगी। तमाम जगहों से ये जो रिपोर्ट्स हैं, और इसके साथ ही गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री जो है नरोत्तम मिश्रा, उन्होंने भी सीधे साफ तौर पर कहा है कि हम कोई भी गुंजाइश नहीं छोड़ेंगे। क्या कहेंगे? मार्च और अप्रैल के महीने में भी स्वास्थ्य विभाग के द्वारा इस बात की जानकारी दी गई थी कि एक बार फिर से कोरोना अपने पीक पर पहुंचेगा। हालांकि जून की बात की गई थी, लेकिन अब जुलाई महीना चल रहा और ऐसे में कोरोना का संक्रमण तेजी से अपने पैर पूरे मध्य प्रदेश में पसार रहा है। वहीं ग्वालियर चंबल संभाग की बात की जाए तो वहां पर कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो लगातार बदतर होती जा रही है। मुरैना में 101 केस कोरोना के पॉजिटिव पाए गए हैं। ग्वालियर में भी ये संख्या 50 के ऊपर है। और जिस तरह से हमने देखा कि शिवपुरी में भी 7 दिन के लिए पूरा बाजार बंद कर दिया गया है। निवाड़ी की बात की जाए, इंदौर की बात की जाए, भोपाल की बात की जाए, तो लगातार पूरे प्रदेश भर से ही कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। तो इसको लेकर सरकार ने एक नई व्यवस्था की है। हालांकि जिला कलेक्टर्स के द्वारा भी एक मुकम्मल व्यवस्था कायम करने की कोशिश की जाए, लेकिन जो स्वास्थ्य विभाग है उसके द्वारा जो निर्देश दिए गए उसके मुताबिक रविवार को पूरे मध्य प्रदेश में टोटल लॉकडाउन रहेगा। हम भोपाल की बात करें तो भोपाल में भी 3000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीजों के बारे में जानकारी मिल चुकी है। हालांकि मध्य प्रदेश का रिकवरी रेट भी ठीक है, लेकिन जब तक कोरोना का एक भी पॉजिटिव मरीज है तो उसके संक्रमण फैलने का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। और यही कारण है कि अब सरकार के द्वारा लॉकडाउन लगाया जा रहा है। इसके साथ ही भोपाल का जो इब्राहिमगंज है वहां पर 19 जुलाई तक टोटल लॉकडाउन रहेगा। और हालांकि इस बार थोड़ी सी छूट भी दी गई है लॉकडाउन में। जो दुकानें तो बंद रहेंगी, लेकिन अब चूंकि अनलॉक की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है, ऐसे में जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं दूध के, उनको छूट दी गई। इसके साथ ही जो लोग दूसरे राज्यों से या दूसरे जिलों से एक से दूसरे जिले में जा रहे हैं और वो रात के 10 बजे के बाद भी अगर रविवार को भी आते हैं तो उनको घर जाने की छूट रहेगी। तो स्पष्ट है कि सरकार आर्थिक गतिविधियों को भी रफ्तार देना चाहती है, लेकिन प्रदेश की जनता को कोरोना के संक्रमण से बचाना भी सरकार की प्राथमिकता है। तो यही कारण है कि किल कोरोना अभियान चलाया जा रहा है और 8 से 10 लाख अब तक इसमें पूरी जांच हो चुकी है। और प्रत्येक घर में बीजेपी और मध्य प्रदेश सरकार यही चाहती है कि प्रत्येक घर के प्रत्येक व्यक्ति तक किल कोरोना अभियान के तहत टीमें पहुंचे और उनके स्वास्थ्य की सघन जांच की जाए, ताकि अगर कोरोना से पीड़ित कोई मरीज तो उसके बारे में जानकारी सामने आ सके, या फिर कोरोना के अलावा यदि कोई व्यक्ति संदिग्ध बीमारी से पीड़ित है उसकी जानकारी भी मिल सके। जी, बहुत बहुत शुक्रिया वैभव इस तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरह की सरकार की तैयारियां हैं, सरकार का ये मानना है कि तमाम प्रयास उनके द्वारा किए जाएंगे और किसी भी स्थिति में मध्य प्रदेश को इस कोरोना के कहर से बचाया जाएगा। फिलहाल बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि एनकाउंटर के बारे में है, गैंगस्टर विकास दुबे की। विकास दुबे की संपत्ति की जांच होगी। ईडी ने विकास दुबे की संपत्तियों की जांच शुरू कर दी है। इसके अलावा अब विकास दुबे के करीबियों की भी धरपकड़ के लिए पुलिस ने अभियान तेज कर दिया है। ईडी ने यूपी पुलिस से विकास दुबे और उसके परिवार के सदस्यों सहयोगियों के साथ आपराधिक गतिविधियों में संलिप्तों का विवरण मांगा है। प्रवर्तन निदेशालय ने विकास दुबे के खिलाफ आपराधिक मामलों की वर्तमान स्थिति की भी जानकारी मांगी है। वहीं दूसरी तरफ यूपी एसटीएफ ने विकास दुबे के 2 साथियों को ग्वालियर से गिरफ्तार कर लिया है। विकास दुबे की मदद करने के आरोप में ओम प्रकाश पांडे और अनिल पांडे को गिरफ्तार किया गया है। दोनों आरोपियों पर विकास दुबे के 2 साथियों को संरक्षण और मदद देने का आरोप लगा है, जिन्हें ग्वालियर से गिरफ्तार किया गया है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां ये तस्वीरें उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर से सीसीटीवी फुटेज निकाले गए हैं। जिस तरह से कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे उज्जैन में पकड़ा जाता है और उसके बाद यूपी एसटीएफ को उसे सुपुर्द कर दिया जाता है और उसके अगले दिन विकास दुबे के एनकाउंटर की भी खबर मिली। जब तमाम सवाल ऐसे हैं जो कि अभी भी बने हुए हैं। फिलहाल विकास दुबे की संपत्ति की जांच की जा रही है। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा। उनसे जान लेते हैं कि क्या कुछ इसके मायने निकलते हैं। मनोज जी, जिस तरह से पूरा घटनाक्रम देखा गया, पहले गिरफ्तारी उज्जैन में होती है, उसके बाद एनकाउंटर भी होता है कुख्यात गैंगस्टर का, और उसके बाद अब प्रवर्तन निदेशालय ने संपत्तियों की जांच जो है वो अपने हाथ में ले ली है और अब सब कुछ खंगाला जाएगा। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, इस मामले में सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये कार्रवाई हुई है, विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ और एसटीएफ जब छानबीन कर रही है तो ये पता लगा है कि विदेशों में काफी संपत्ति इसने बनाई हुई थी विकास दुबे ने, यूएई में, खाड़ी देशों में। इसके साथ ही उसका बेटा
रूस से एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा था डॉक्टरी की। तो वहाँ भी ऐसा सुनने में आया है कि उन्होंने वहाँ संपत्तियों में भारी निवेश कर रखा है। अब चूंकि मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गया, इसलिए फेमा के तहत इसकी जानकारी जुटाई जा रही है और बड़ी बड़ी एजेंसियां काम कर रही हैं। मध्य प्रदेश में भी उसके संपर्कों को तलाशा जा रहा है। जो ग्वालियर में अरेस्टिंग हुई है 2 लोगों की, वो भी उसके साथ ही थे। और बताया जाता है कि फरारी के दौरान बिकरू कांड के बाद ये विकास में साथ में थे दोनों, और उसके बाद उसको उन्होंने 2 दिन तक संरक्षण दिया था। शशिकांत पांडे की जो बेटी है, उनका कहना है कि मेरे पिताजी का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, वो निर्दोष है, उनको जबरन फंसाया जा रहा है। और खास बात यह है कि जो शिव प्रकाश पांडे को ग्वालियर से पकड़ा गया है, इसके एक रिश्तेदार की भाई, बताया जा रहा है कि भाई का एक एनकाउंटर हुआ है जो विकास दुबे का साथी था। पिछले दिनों जो 3 लोगों के एनकाउंटर हुए उनमें वो शामिल था। उसके परिवार का भी यही कहना है कि उनको डर है कि प्रेम प्रकाश पांडे के साथ कोई अनहोनी ना हो। इसके साथ ही एसटीएफ ने जो मध्य प्रदेश पुलिस को भी सूचना दी और ये जानकारी जुटाई जा रही है कि उज्जैन में और कौन मददगार थे, ग्वालियर में और कौन मददगार थे। और ये भी खबरें आई कि डबरा में भी कुछ लोगों के संपर्क में विकास दुबे था, उसकी तस्दीक भी यूपी एसटीएफ कर रही है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद उसके पूरे गैंग का खात्मा करने के लिए यूपी एसटीएफ ने कमर कस रखी है। और जो बाकी के उसके साथी फरार हैं, लगभग बताया जा रहा है कि 4 दर्जन से ज्यादा साथी सुराग थे। और उनमें से 21 नामजद है, 21 में से 6 लोगों का एनकाउंटर हो चुका है, 16 नामजद लोग अभी फरार है। और बाकी के जो लोग उस दिन घटना में शामिल थे, उनकी भी तलाश यूपी एसटीएफ कर रही है। विकास जी, मनोज जी, इसके साथ जैसा कि देखा जाए कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। ये एक लाइन बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। और जिस तरह की कार्रवाइयां देखने को मिल रही हैं, तो क्या कुछ और भी इसमें धरपकड़ होने के साथ ही खुलासे होने की संभावना नजर आती है? देखिए, निश्चित तौर पर अभी इसमें काफी सारे खुलासे होना, गिरफ्तारियां होना, क्योंकि जब योगी आदित्यनाथ ने कमान संभाली थी, तब उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की हालत चौपट थी। तब भी उन्होंने कहा था कि अपराध मुक्त उत्तम प्रदेश हम इसको बनाएंगे। इसके बाद हमने देखा था कि 1000 से ज्यादा मुठभेड़ हुई थी, 100 से ज्यादा कुख्यात अपराधी इन मुठभेड़ों में मारे गए थे। इसके बाद लगने लगा था कि यूपी में सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन जैसे ही ये कांड हुआ है कानपुर का बिहरू वाला, इसके बाद योगी आदित्यनाथ फिर एक्शन में आए। और जिस प्रकार से विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ है, उससे बदमाशों में फिर एक बार हकम पर, पिछली बार भी हमने देखा था कि जब इस प्रकार की कार्रवाई हुई थी तो जो बदमाश थे या तो वो छुप गए थे या उन्होंने सरेंडर कर दिया था और जेल जाने में भलाई समझी थी, क्योंकि उनको समझ में आ गया था कि अगर सुरक्षित रहना है तो वो जेल ही वो ठिकाना हो सकती है। तो अब इस कांड के बाद यूपी एसटीएफ ने जिस प्रकार से ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू की है, तो हम ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में इसकी गूंज और धमक हमको सुनाई देगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसी कि खबर निकल करके आ रही थी, विकास दुबे का एनकाउंटर हो गया और उसके बाद अब उसके तमाम गिरोह पर और उससे जुड़े हुए तमाम लोगों पर शिकंजा कसा जा रहा है। इसके साथ ही प्रवर्तन निदेशालय तमाम संपत्तियों की जांच करने में भी जुटा हुआ है। अब खबर रतलाम से है, जहां आलोट की शेरपुर ग्राम पंचायत ने भ्रष्टाचार की हदें पार कर दी हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि 5,25,000 की लागत से बना नवनिर्मित स्टाफ डैम पहली ही बारिश में बह गया। जी हां, इतना ही नहीं, गांव में 1 महीने पहले कुएं का निर्माण कराया गया था। कुएं की लागत 4,80,000 रुपए थी, लेकिन वो भी पहली बारिश में ही धराशायी हो गया। इसी तरह 8 लाख से अधिक की राशि से हाई स्कूल परिसर के सामने स्थित नाले पर महज 3 कोलावा पाइपों पर ही पुल बना दिया गया। इससे साफ दिखाई देता है कि पंचायत में किस स्तर पर भ्रष्टाचार का आलम फैला हुआ है। वहीं ग्रामीणों ने इसकी शिकायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी आलोट से की, लेकिन फिलहाल इस ओर अभी तक किसी अधिकारी ने ध्यान नहीं दिया है। कुएं का जो मामला है वो दस किया है उस दिन जो बारिश हुई थी, तो उसमें क्या है, मैंने पेमेंट भी नहीं के बराबर निकाला है और उसको वापस पूर्ण बना के दूंगा। उसका भी काम अभी पूर्ण नहीं हुआ था, काम चल ही रहा था, बारिश हो गई थी, इस वजह से वो काम बंद कर दिया। तो ये कुआ है 4,80,000 का, अभी 2,40,000 रुपये इसके निकले। जो है एजेंसी अनूप धनोतिया जी, उन्होंने बनी थी वो निर्माण था और अभी बारिश में गिरा है, सब पंचायत ने अवगत कराया था। बाद में फिर वहाँ से शिकायत प्राप्त हुई, फिर हमने उसको पहले ही एक को पत्र जारी किया है कि उसको देखें। उनके द्वारा रिपोर्ट दी गई है कि जो अभी पानी भरा हुआ है और निर्माणाधीन अभी काम कराया नहीं जा सकता, तो बारिश के बाद इसको पूर्ण कराया जाएगा। अगर एजेंसी नहीं करती तो उससे राशि वसूली की जाएगी।
खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी राकेश चौहान हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। उनसे जान लेते हैं कि क्या कुछ हकीकत इस पूरे मामले में निकल करके सामने आती है। राकेश, जिस तरह की तस्वीरें निकल करके आ रही हैं, चाहे वो स्टॉप डैम की बात हो, कुएं की बात हो, पुल की बात हो, तमाम जगह तस्वीरें स्पष्ट हैं, खुला हुआ सब कुछ दिखाई देता है कि भ्रष्टाचार का आलम इस पंचायत में क्या है। तो क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि ये आलोट जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत शेरपुर का मामला है जी। और यहाँ पर पहले भी हम नजर बनाते रहे हैं। यहाँ पर एक स्कूल की बिल्डिंग बनी थी, उसमें भी एक बड़ा भ्रष्टाचार हुआ था, उसको भी हमने प्रमुखता से दिखाया था जी। और उस समय सरपंच के द्वारा उस काम को रुकवा दिया गया था। उसके बाद फिर एक आज ये बड़ा मामला देखने को मिला है कि जहाँ कुटीर नीर की योजना के तहत एक कुआं बनना था, 1 महीने में बना और वो भी गिर गया है जी। और एक और मामला ये भी सामने आया है कि यहाँ पर एक स्टॉप डैम जो पानी रोकने के लिए बनाया गया था, लेकिन वो पहली ही बारिश में धराशायी हो गया। इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं न कहीं पंचायत द्वारा एक बड़ा भ्रष्टाचार यहाँ राकेश, जिम्मेदार ध्यान क्यों नहीं देते? जिम्मेदार भी इसलिए ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि कहीं न कहीं उनको भी एक राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है, क्योंकि महज जनपद पंचायत कार्यालय से 9 किलोमीटर मात्र ये पंचायत है और यहाँ पर अगर वे पूरी ईमानदारी से, अगर पूरी जिम्मेदारी से अगर इस पे नजर बनाए रखते तो शायद ये भ्रष्टाचार नहीं होता। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो जबकि 9 किलोमीटर के मुख्यालय से जुड़ा हुआ है ये, उसके बावजूद भ्रष्टाचार का ये आलम है, तो ऐसे में क्या कुछ माना जाए कि ऊपर से लेकर नीचे तक के तंत्र में भ्रष्टाचार और लापरवाही जमकर दिखाई देती है। और इसके बाद बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां प्रदेश सरकार आदिवासियों के विकास को लेकर भले ही बड़ी बड़ी बातें करे, लेकिन आप जो तस्वीर हम आपको दिखाएंगे ये आदिवासियों की जमीनी हकीकत को बयां करती है। हम बात कर रहे हैं टीकमगढ़ के पलेरा जनपद क्षेत्र के खरों ग्राम पंचायत की, जहां आदिवासी परिवार लकड़ियां बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। महिलाओं ने बताया कि वे सुबह से लकड़ियां बीनने के लिए निकल जाती हैं। महिलाओं के मुताबिक रोजगार के लिए उन्होंने कई बार सरपंच से गुहार लगाई, लेकिन सरपंच सचिव ने उनकी एक भी बार मदद नहीं की। इसके अलावा महिलाओं ने सरपंच सचिव और रोजगार सहायक पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। जला ले लकड़ी, मतलब रोजगार नहीं मिल रहा है यहाँ? अच्छा, तो मतलब लकड़ियाँ बेच कर आप अपना मतलब खर्च वगैरह चला रही हैं? हाँ। अच्छा, परिवार चला रही हैं। हाँ। गांव में कोई काम नहीं मिलता? कुछ कमा नहीं मिलता है। लकड़ियाँ का क्या करती हैं आप लोग? आदि बात है, आदि बेचते हैं, खर्चा पानी चलाते। अच्छा, लकड़ियाँ भी बेच कर खर्चा पानी चलाते हैं अपना। तो पंचायत में काम वगैरह नहीं मिल रहा क्या? नहीं मिल रहा, 4-5 लगा, 3 लगा। अच्छा, आप लोगों को नहीं लगाते? कड़ियाँ बीन के बाद खाना पकाओ तो वही में बेचा दे। अच्छा, बेच देते? कछ बेच दी, कछ खाना बनाओ, कछ। अच्छा, मतलब बेच काम ही नहीं लगा सब, तो का खाएं। खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं हमारे संवाददाता पुनीत रजक। पुनीत, आदिवासियों के विकास के तमाम दावे सरकारें करती हैं, तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं और इसके साथ ही दावे किए जाते हैं कि हम इन पिछड़े हुए वर्ग को या फिर पिछड़े हुए इलाकों के लोगों को मुख्य धारा से जोड़ेंगे, लेकिन उसके बाद भी सिर पर गट्ठर रखे हुए ये महिलाएं सरपंच और सचिव सहित पूरी व्यवस्था की पोल खोलती हुई नजर आ रही हैं। क्या कुछ कहेंगे? यह पूरा मामला है पलेरा जनपद क्षेत्र की ग्राम पंचायत खरों का, जहां पर आदिवासी महिलाएं सुबह से लकड़ियां बीनने के लिए निकल जाती हैं और अपना गुजारा करने के लिए लकड़ियां बेचकर अपना गुजारा कर रही हैं। प्रदेश सरकार द्वारा भले ही आदिवासियों को लेकर करोड़ों रुपए की योजनाएं बनाई जा रही हो, लेकिन धरातल पर ये योजनाएं ठीक ढंग से संचालित नहीं हो पाती हैं, जिस कारण ये महिलाएं आज लकड़ियां बेचकर अधिकारी होते हैं, योजनाओं को जमीन पर उतारने के लिए प्रशासनिक तंत्र होता है, जनप्रतिनिधि होते हैं, पूरी व्यवस्था हमारे संविधान ने हमें दे रखी है। तो ऐसे में जिम्मेदार ध्यान क्यों नहीं देते? सरपंच को ये नजर नहीं आता, उसके साथ ही किसी विधायक को ये नजर नहीं आता, जिसके संसदीय क्षेत्र में ये क्षेत्र आता है उस सांसद को नजर नहीं आता, एसडीएम को नजर नहीं आता, तहसीलदार को नजर नहीं आता, कलेक्टर को नजर नहीं आता। तो क्या माना जाए कि क्यों नजर नहीं आता? इन महिलाओं के द्वारा सरपंच सचिव और रोजगार सहायक से भी शिकायत की गई है कि हमें रोजगार दिया जाए जिससे हमारा भरण पोषण हो सके, लेकिन सरपंच के द्वारा इन महिलाओं को कोई रोजगार नहीं दिया जा रहा है, जिससे अपना भरण पोषण परिवार के लिए महिलाएं लकड़ियां बेचकर ही अपना भरण पोषण एवं गुजारा कर रही हैं। इसके बावजूद
इन लोगों ने शिकायत भी की है अधिकारियों से, जो अधिकारी गांव में आते हैं, लेकिन उनके द्वारा भी इनकी कोई बात नहीं सुनी जाती है। इससे यह महिलाएं आज अपना गुजारा करने के लिए लकड़ियां बेचती हैं। पुनीत, किसी अधिकारी को इस पूरी चीज से वाकिफ कराया गया है, इस पूरे घटनाक्रम से वाकिफ कराया गया है और उनकी तरफ से कोई आधिकारिक बयान अभी तक आया है क्या? अधिकारी सिर्फ पल्ला झाड़ने की बात करते हैं, अधिकारियों को अवगत करा देते हैं मामलों को लेकर, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, सिर्फ अपने आप पर पल्ला झाड़ के, यानी कि लापरवाही की हदें यहाँ पर पार की जा रही। बहुत बहुत शुक्रिया पुनीत इस तमाम जानकारी के लिए। तो इस वक्त की एक खबर टीकमगढ़ के पलेरा जनपद क्षेत्र से निकल करके आ रही है, जहां आदिवासी महिलाएं सिर पर गट्ठर रखे हुए जा रही हैं। आजीविका का उनके पास एक ही साधन है। तमाम मनरेगा समेत योजनाएं आदिवासियों के हित के लिए चलाई जा रही हैं, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए चलाई जा रही हैं, लेकिन अधिकारियों की मंशा शायद कुछ और ही कहती है। जनप्रतिनिधि भी इसमें गैर जिम्मेदाराना उनका रवैया दिखाई देता है, क्योंकि हम इतने सालों बाद भी सरकारें दावा करती हैं, तमाम तंत्र दावा करते हैं कि हम आदिवासियों को मुख्य धारा से जोड़ेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी तस्वीर कुछ और ही नजर आती है। हमारे इस स्पेशल बुलेटिन 5 शहर 5 खबर में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए नादी टीवी के साथ। नमस्कार।